हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति वाली बुक के 4 और 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आओ चलो शुरू करते हैं कि भारत के विभाजन के प्रमुख राजनीतिक कारण क्या क्या थे। तो क्या है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच बढ़ती शत्रुता। 1937 के प्रांतीय चुनाव। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में क्या होता है कि कांग्रेस मेजोरिटी के साथ जीत के आती है। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में भी कांग्रेस ही जीत जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं जैसे मुस्लिम लीग वगैरह, तो उनके अंदर एक फियर क्रिएट हो जाता है कि यार ऐसे तो कांग्रेस ही सारी पावर कैप्चर कर लेगी। तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे हम रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स को कर सकें। तो ये भी एक रोल प्ले करता है। अगला क्या है कि अगस्त 1946 में हिंसा का भड़कना। यह तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। तो मुस्लिम लीग ने क्या करा है कि बंगाल में अटैक्स करवाए। पहले आम चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग के सामने कोई 4 बड़ी चुनौती क्या क्या थी। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना यानी डिलिमिटेशन करना। अगला क्या है मतदाता सूची तैयार करना कि कौन कौन वोट डालेगा, यही बहुत बड़ा टास्क था। मतदान अधिकारियों को शिक्षण देना यानी जो इलेक्शन करवाएंगे उन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी तो देनी है, फर्स्ट टाइम कैसे होती है चीजें। अगला क्या है रसद और संचार संबंधी चुनौतियां। रसद मतलब कि जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीन्स है, उनको फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंचाना और चीजों को कराना। नेहरू एशियाई एकता के प्रबल समर्थक थे, इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता में विश्वास, उनकी विदेश नीति की एक दृष्टि को केंद्रित था। उनके उदाहरण को इससे उजागर करते हैं, आप देखते हैं कि उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलनों का समर्थन करना, इंडियन यूनिवर्सिटी को फ्री कराने में जवाहरलाल नेहरू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आइडियोलॉजिकल लेवल पे। एशियाई संबंध सम्मेलन 1947 में आजाद होने से पहले ही कर लिया था। अगला के बांगडुंग सम्मेलन। बांगडुंग सम्मेलन में कौन कौन सी कंट्रीज आई, एशिया एंड अफ्रीका की कंट्रीज एक साथ आई। और आगे चल के नॉन अलाइन मूवमेंट जो 1961 में आया, उसके लिए बांगडुंग सम्मेलन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नॉन नॉन अलाइन मूवमेंट ने। अगला क्या है कि सर्व एशियाईवाद यानी पैन एशियनिज्म। उनका मानना था कि एशियाई देशों को गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं के समाधान और पश्चिमी प्रभुत्व को कम करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। चीन के लिए समर्थन। तो नेहरू सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने चीन की सरकार को यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक्सेप्ट किया। नेहरू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाले पहले लोगों में से एक थे। भारत की परमाणु नीति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमारी परमाणु नीति क्या विशेषता है कि हम प्रथम इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रथम प्रयोग निषेध सिद्धांत यानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। भारत ने यह नीति अपनाई है जिसके तहत वह किसी भी संघर्ष में परमाणु हथियारों का पूर्ण प्रयोग करने का वादा करता है, लेकिन परमाणु हथियारों से हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई में इनका प्रयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी अगर एक बार अटैक हो गया तो हम काउंटर अटैक जरूर करेंगे। विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध यानी एक मिनिमम डिफरेंस के लिए कि सामने वाली पार्टी को पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, अगर वो हद से ज्यादा कुछ चीजें उल्टी सीधी करेंगे तो हम उन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। भारत किसी भी शत्रु को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या में ही परमाणु हथियार रखना चाहता है। इसका उद्देश्य हथियारों की होड़ को बढ़ाए बिना रणनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है। वैश्विक निरस्त्रीकरण का समर्थन कि हम डिसआर्मामेंट का समर्थन करते हैं, भैया छोड़ने हमें मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है। भारत वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थक है और उसने निरंतर परमाणु हथियारों के उन्मूलन का आह्वान किया यानी बोला है उन सबके लिए। रणनीतिक स्वायत्ता और सुरक्षा। भारत की परमाणु नीति रणनीतिक स्वायत्ता पर जोर देती है, यानी हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास बम नहीं है तो हम अपनी पॉलिसीज में अपनी मनमर्जी से डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिससे देश को अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटिया प्रतिद्वंद्विता के कारण 1969 में कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, एक्सप्लेन करना है। तो इंदिरा गांधी ने मई 1967 में कांग्रेस कार्य समिति पर 10 सूत्रीय कार्यक्रम में था जो सोशलिस्ट वेलफेयर काम था, अपनाने का दबाव डाला, जिसमें बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, सामान्य बीमा राष्ट्रीयकरण और शहरी संपत्ति सीमा जैसे उपाय शामिल थे, जो नीति में वामपंथी झुकाव यानी लेफ्ट की पॉलिसी की तरफ झुकाव दिखाते थे। वीवी गिरी का अध्ययन अध्यक्ष चुना जाना यानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुना जाना सिंडिकेट के हितों के विरुद्ध था, जो एन संजीवा रेड्डी के पक्षधर थे, जिससे गुटों के बीच और विभाजन हो गया। अध्यक्ष की जगह में राष्ट्रपति लिख सकते हैं। पूर्व शासकों के लिए प्राइवेट पर्स क्या था कि जो प्रिंसिपली स्टेट हमारे साथ आए थे, इनको गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था कि भैया आपको कुछ फाइनेंशियल चीजें मिलती रहेंगी। उन्मूलन सिंडिकेट के कई सदस्यों को नाराज कर गया जिन्होंने ऐसे सुधारों का विरोध किया। इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे सिंडिकेट को दरकिनार कर दिया, जिससे पार्टी का विभाजन हुआ। नंबर 1969 तक सिंडिकेट का गुट कांग्रेस संगठन के नाम से जाने लगा और इंदिरा गांधी का गुट कांग्रेस अधिकरणवादी के नाम से जाना जाने लगा। 1974 से 75 के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। तो पहला क्या है,
मुद्रास्फीति और मूल्य में वृद्धि यानी महंगाई हो जाना। अगर क्या है, खाद्य संकट आ जाना, सूखा आ गया तो फूड शॉर्टेज होता है, तो फूड शॉर्टेज सबसे बड़ा रीजन होते हैं प्रोटेस्ट होने का। अगला क्या है, विद्यार्थी आंदोलन। विद्यार्थी क्यों आंदोलन कर रहे थे कि भैया उनकी फीस बढ़ गई, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। अगला क्या है, राजनीतिक दमन और अधिनायकवादी, यानी वो बाकी अपोजिशन पार्टीज को या बाकी अपने से अलग आइडियोलॉजी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। और अधिनायकवादी के मतलब जो उन्हें अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, देश के लिए, लोगों के लिए क्या अच्छा है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1975 में भारत में आपातकाल लागू होने के किन्हीं 4 परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले क्या है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन हो गया, यानी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए। प्रेस पर सेंसरशिप हो गई, यानी प्रेस अपनी मर्जी से कुछ पब्लिश नहीं कर सकती है अनटिल और अनलेस गवर्नमेंट उसको सैंक्शन ना करे। अगला क्या है, ये राजनीतिक दमन, यानी पॉलिटिकली लोगों को दबाया जा रहा है। सरकार का विरोध करने वाले कई राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और छात्रों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अगला क्या है कि जन आक्रोश और समर्थन में कमी, यानी लोग भी खफा हो गए भैया कि कांग्रेस अच्छी नहीं है, और जब लोगों का विश्वास हट गया तो वोट हट गई, तो इसीलिए फिर आगे चल के कांग्रेस इलेक्शंस भी हारेगी। भारत के जनमानस की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को किस प्रकार संबोधित किया, किन्हें दो उदाहरण के सहित समझाएं। तो भारत ने स्वायत्तता की स्थानीय मांगों को पूरा करने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समाधान किया। भारत द्वारा इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करने के दो उदाहरण क्या है कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना। पोटी श्री मल्लू और अन्य नेताओं के नेतृत्व में एक तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर हुए लंबे संघर्ष के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। तमिलनाडु का भी पुनर्गठन तमिल भाषी लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए किया जाता है। असम समझौता क्या है कि असम समझौते का मेन रीजन था माइग्रेशन, प्रवासन। 1980 के दशक में असम में अखिल असम छात्र संघ, यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में अवैध प्रवासन के विरुद्ध एक तीव्र आंदोलन हुआ। इस समझौते ने आप्रवासन और स्वायत्तता संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए राज्य की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समाधान प्रस्तुत किए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत ने वार्ता समझौते के माध्यम से क्षेत्रीय मांगों का जवाब दिया। 1989 में भारत में गठित गठबंधन सरकारों के किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। तो क्या है कि प्रतिनिधित्व और समावेशिता, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी को एक्यूमुलेट करना में वृद्धि होना। संघवाद का सुदृढ़ीकरण होना, संघवाद मतलब कि स्टेट्स की बात भी सुनी जाना, सेंट्रल पॉलिटिक्स में स्टेट्स भी डोमिनेंट हो जाना। सर्वसम्मति पर आधारित निर्णय लेना, यानी ये नहीं कि जो सिर्फ एक लीडर को अच्छा लग रहा है वो डिसीजन हो रहा है, नहीं, अनटिल और अनलेस सारी पार्टी उस डिसीजन पे एग्री नहीं हो रही तब तक वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आओ 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उदय के किन्हीं 3 कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि मंडल आयोग की सिफारिश आ जाना। उसके आगे क्या है कि पिछड़े वर्ग समूह की राजनीतिक लामबंदी, यानी अब पॉलिटिक्स में क्या होने लगा है कि पिछड़े वर्ग भी एक्टिव हो गए हैं। अगला क्या है, कांग्रेस का पतन और क्षेत्रीय दलों का उदय, यानी अब कांग्रेस डिक्लाइन के फेज में चल रही है। इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, राजीव गांधी का एसेसिनेशन हो गया, तो कोई स्ट्रॉन्ग लीडर अभी कांग्रेस में है नहीं, और रीजनल पार्टी राइज पे आ गई है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में हुए किन्हीं 3 प्रमुख घटनाक्रमों का वर्णन कीजिए। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय राजनीति में हुए किन्हीं 3 प्रमुख घटनाक्रमों की व्याख्या कीजिए। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है कि कांग्रेस का पतन और गठबंधन की राजनीति का उदय। इनके अंदर वाले पॉइंट्स भी आप एक बार रीड कर लेना और उनको कोशिश करना कि याद हो जाए। अगर नहीं हो रहे हैं तो ये हेडिंग्स तो लिख के ही आनी एग्जाम में। 1991 के आर्थिक सुधार। आगे क्या है कि भाजपा का उदय और हिंदुत्ववादी नीति। तो भाजपा का राइज जब होता है और हिंदुत्ववादी राजनीति आती है तो क्या करते हैं कि जो हिंदुइज्म में कास्ट के बेसिस पे डिवीजन है वो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और सारी कास्ट को यूनिफाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मंडल आयोग की 3 सिफारिशों अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की समस्या को समाधान का प्रयास कैसे करती है। तो सब फर्स्ट क्या है कि नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण का हो जाना, पिछड़ी जातियों की पहचान करना, सामाजिक आर्थिक विकास करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। भारत में उपनिवेशवाद से मुक्ति की प्रक्रिया का बलवंत समर्थक रहा है, हाँ रहा है। और सबसे ज्यादा इसमें प्रोपोनेंट कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के नेतृत्व ने भारत नेहरू के नेतृत्व में भारत ने इंडोनेशिया जैसी अन्य उपनिवेशी देशों की स्वतंत्रता की वकालत करके उपनिवेशवाद से मुक्ति की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन भी किया है कि जहाँ पे लोग आगे मिले। भारत ने नस्लवाद, विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का कड़ा विरोध किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के भैया, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये कोल्ड वॉर वाले टाइम की पॉलिटिक्स है। के सह संस्थापक के रूप में नेहरू की भूमिका उपनिवेशवाद से मुक्ति और नस्लवाद विरोधी प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। नैम नैम का उद्देश्य उपनिवेशवाद, नस्लवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र और संप्रभुता की समानता को बढ़ावा देना।
राष्ट्रीय नस्लवाद विरोधी आंदोलन में भारत के नेतृत्व में वैश्विक मंचों पर उपनिवेशवाद से मुक्ति और नस्लवाद विरोधी सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। अगला क्या है कि 1977 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के पतन के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से थे? आपातकाल का प्रभाव और जनता पार्टी का गठन। इसके जो आंसर है ना वो गलती से इधर नीचे चला गया, तो इसका नीचे बाकी आंसर यहाँ इधर नीचे है। क्षेत्रीय मांगों को समायोजित करना और भाषाई राज्य का गठन अधिक लोकतांत्रिक माना गया है, इसके क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राज्य सीमाओं का एक समान आधार भी हो सकता है कि भाई भाषा के आधार पर हम राज्यों का सीमांकन करेंगे। विविधता के माध्यम से एकता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के माध्यम से लोकतंत्र को सुदृढ़ करना यानी मजबूत करना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 4 और 6 मार्क्स के, कंप्लीट हो गए हैं। इस पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। ये क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।